हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। जो जैसा कि हम जानते हैं कि आज है हमारा संडे यानी कि रविवार। तो रविवार के दिन हम क्या करते हैं, RWA का वीकली मॉक टेस्ट लगाते हैं यूपी पुलिस का। तो उसमें 20 क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन मैथ के भी आते हैं। तो उस 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने उस 20 प्रश्न को कैसे लगाया है उसके बारे में बताऊँगा। जैसे मैंने लगाया उसी के बारे में बताऊँगा। सोल्यूशन कैसे दिया उससे मुझसे नहीं मतलब, जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है वो तरीका आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ये मेरी एक कॉपी है जिसमें मैं रीजनिंग और मैथ को एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, जैसे मॉक लगाने के बाद कुछ भी कहीं भी मॉक टेस्ट लगाने के बाद अगर मेरा रीजनिंग या मैथ में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मैं उसमें इसको लिख लेता हूँ, उसके सोल्यूशन को लिख लेता हूँ, फिर बाद में इसे किसी हफ्ते में किसी एक दिन देख लेता हूँ। तो आपको भी ऐसे एक कॉपी बनानी होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अच्छा रफ हो, गंदा वाला रफ भी बना सकते हैं गंदे पेज का। ठीक है, तो आपको एक कॉपी बनानी होगी मैथ में जो क्वेश्चन ना आए या जिस क्वेश्चन में आपकी गलती हो जाए, जो ना समझ में आए, उस क्वेश्चन को लिख लेना है और उस सवाल का सलूशन आपको लिखना है, ताकि भविष्य में अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट कम से कम उस टाइप का तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, यकीन मानिए। बाकी आपके ऊपर है। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा सोल्यूशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पर औसत का है। कह रहा कि एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85 है और लड़कों का 83 है। उस स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी लड़कों और लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 83.7% है। यानी ये गर्ल हो गया, ये बॉयज़। लड़कियों का हो गया 85% दे रखा है, यानी 85% लड़कियाँ उत्तीर्ण हो जाती हैं और 83% लड़के उत्तीर्ण हो जाते हैं। आगे कह रहा है कि टोटल जो है कुल 83.7 है। तो इस पर हम यही लगाएंगे, एलिगेशन लगा देंगे इस पर। ठीक है, तो बस क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से आ जाएगा 0.7, इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 13.1 आ गया। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा तो ये आएगा 7:13। ठीक है, आगे पूछा है कि उस स्कूल में 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, कुल लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 7 और 20, टोटल संख्या हो गई 20। तो 20 में से लड़कियां कितनी हैं, 7। तो 20 में से लड़कियां हो गई हमारी 7। और परसेंटेज के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा, तो 20 500 आ गया 35। तो ये आ गया हमारा 35%, यानी स्कूल में टोटल 35% लड़कियाँ हैं। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा चाल का है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमर अपनी कार को 2 घंटे के लिए 70 किलोमीटर की चाल से चलाता है, 3 घंटे के लिए 80 किलोमीटर की चाल से चलाता है, 1 घंटे के लिए 40 किलोमीटर की चाल से चलाता है। तो औसत चाल बताना है। तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल हमको पता है क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। और हमको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है कि अमर पहले 2 घंटे के लिए 70 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से हम दूरी निकाल लेंगे, 2 घंटे के लिए 2 गुणे 70, तो यहाँ से आ गया 140 किलोमीटर। वो 140 किलोमीटर 2 घंटे में चलता है। फिर कह रहा है कि 3 घंटे के लिए 80 किलोमीटर, तो फिर निकाल लेंगे, 3 घंटे के लिए 80 से गुणा कर देंगे तो आएगा 240 किलोमीटर। ठीक, पहले 2 घंटे में 140 किलोमीटर चलता है, फिर 3 घंटे में 240 किलोमीटर चलता है। कह रहा है कि और 1 घंटे के लिए 40 किलोमीटर चलता है, 1 घंटा चलता है 40 किलोमीटर, तो ये दूरी आ गई 40 किलोमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से कुल दूरी निकाल लेंगे, यहाँ से हम कुल दूरी निकालेंगे तो 0 4 4 8 से 12 के 2 2 1 3 आ गया 420 किलोमीटर। यानी उसने कुल दूरी 420 किलोमीटर की चली है। और हमारा समय कितना है, 2 + 3 घंटे + 1 घंटे, तो समय हमारा है 6 घंटे। ठीक है, तो औसत चाल हमें निकालना है। तो औसत चाल मतलब क्या होता है, कुल दूरी, यानी कुल दूरी कितनी है 420 किलोमीटर, कुल समय 6 है, तो बस 6 7 42, ये आ गया 6 7 42 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा औसत चाल आ गया। तो यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि समय और कार्य का क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि ए एक कार्य का 60% भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 7 से 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन बेहद आसान है, आपको बता रहा हूँ। कह रहा है कि ए एक कार्य का 60% भाग, ए जो है किसी कार्य का 60% भाग, तो 60% का मतलब होता है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 60/100
कट जाएगा, 3/5 आ गया। यानी कह रहा है कि 60% भाग 9 दिन में करता है, यानी 60% भाग, यानी टोटल काम हमारा 5 का 60 होता है 3%, तीन काम करता है 9 दिन में। ठीक, तो एक काम कितने दिन में करेगा, तो एक काम करेगा 3 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 3×5 = 15, यानी 15 दिन में। यानी ए जो है वो पूरा काम, कोई काम है जिसे वो करने में पूरा 15 दिन लेता है। ठीक, यहाँ से ये समझ में आ गया। ए जो है किसी काम को करने में टोटल 15 दिन लेता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि बी उसी कार्य को करने में 7 सहित 1/2 दिन लेता है, यानी 7 दूना 14, 15/2 दिन लेता है। कोई काम है जिसे ए करने में 15 दिन लेता है, बी करने में 15/2 दिन लेता है। तो हम मान लेते हैं कि वो काम 15 है हमारा। ठीक, अब अगर ये 15 दिन में करता है तो इस काम को कितने दिन में कर देगा, तो एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में ये 15/2 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, 15 × 15 × 2, ये आ जाएगा 2। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों मिलकर इस 15 काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम है हमारा 15, और ये एक दिन में एक काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है। तो 1 + 2 बराबर आ गया 15/3 बराबर आ गया 5। यानी दोनों मिलकर ए + बी 5 दिन में कर देंगे। ये हमारा आंसर है 5 दिन। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व किया था मैंने। तो 3 क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ। अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि क्या कमी है और क्या मुझे सुधार करना चाहिए। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, उसकी बहुत ज़रूरत है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लाभ हानि का है। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपये है। दुकानदार इस पर 20% का बट्टा देता है तो उसे 10% का लाभ होता है। यदि वह इस वस्तु को 470 में बेचता तो उसका लाभ या हानि। तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्रय मूल्य निकालना होगा। जो हमारा मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य है वो 660 रुपये है। इस पर 20% की छूट देता है, तो 20% की छूट देता है तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, बटे में चेंज करेंगे तो आएगा 1/5, यानी 5 रुपये पे 1 रुपये की छूट देता है। यानी वस्तु का जो मूल्य है मार्क प्राइस वो 5 रुपये है और उसे बेचता है कितने में, 4 रुपये में। 20% की छूट देगा तो वो 4 रुपये में बेचेगी। ठीक है, तो इसी 5 की वैल्यू ये दे रखी है 660। ये मार्क प्राइस है, MP है, और मार्क प्राइस पे जब छूट देने के बाद जो आता है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी SP कहते हैं। ठीक, तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 5 × 5 = 5, 15 × 5 = 10, इससे 132 गुना ज़्यादा। तो ये भी 4 नहीं होगा, ये भी 132 गुना ज़्यादा होगा। 4 दूना 8, 4 × 12 = 2, 528। यानी सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ से आ गया विक्रय मूल्य 528। ठीक है, ये आ गया SP हमारा 528 आ गया। अब आगे कह रहा है कि फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ, यानी 10% का लाभ, 10% का लाभ, यानी 10 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10, यानी 10 पे 1% का लाभ। यानी कोई वस्तु 10 की रही होगी तो उस पर 1% का लाभ 11। ठीक है, तो ये जो लाभ किस पे होता है, CP पे होता है, क्रय मूल्य पे लाभ होता है। और ये SP है, ये हमारा CP यानी क्रय मूल्य है, ये SP यानी विक्रय मूल्य है। तो इसी 11 की वैल्यू 528 दे रखी है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 11 × 44, 11 × 8 = 88 गुना ज़्यादा। तो सेलिंग प्राइस भी हमारा 10 नहीं होगा, ये इससे 48 गुना ज़्यादा 480 होगा। तो इस CP हमारा आ गया 480। ठीक, यहाँ से आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ से आ गया 480। ठीक, अब आगे कह रहा है कि यदि वो इस वस्तु को 470 में बेचता, यानी हमारा जो वस्तु का दाम है वो 480 रुपये है, और वो कह रहा है कि अगर हम इसे 470 में बेचते हैं तो कितना लाभ होता है या कितना हानि होता है। तो हम देख रहे हैं 480 पे 10 रुपये का लाभ हो रहा, हानि हो रहा है। 480 पे 10 रुपये की हानि गुणे 100, 0 से 0 कट गया, और 100/48, यह आ गया 4 × 4, 4 दूना 8, 4 25, ये आ गया 2.08% हानि हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था, ये बताने में बस टाइम लग रहा है लेकिन करने में बहुत जल्दी लग गया था। ठीक है, इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन सरलीकरण का है। दे रखा है कि 40 - 3/4 का 32, नीचे दे रखा है हमारा 37 - 3/4 का 34 - 6।
तो ये हमारा सरलीकरण का क्वेश्चन दे रखा है। आई होप कि आप लोगों ने लगा लिया होगा। तो पहले ऊपर को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम का को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो 4 8 32, 8 3 24, 24 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 16, ऊपर आ गया 16। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं तो ये 34 है। तो 34 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 28। अब ये गुणा हो जाएगा। तो 4 7 28, 7 3 21, 21 में से इसको करेंगे तो आएगा 16, यहाँ पे आ गया 16। तो 16 से 16 कट के आ गया हमारा 1। तो यही हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि औसत का है। कह रहा है कि किसी कक्षा में 40 छात्रों का औसत भार 60 किलोग्राम है। जब कक्षा में 10 नए छात्र शामिल हो जाते हैं तो औसत भार 64 किलोग्राम हो जाता है। यदि 5 नए छात्रों का औसत भार 72 किलोग्राम है तो शेष 5 छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। आसान है क्वेश्चन। कह रहा है कि 40 छात्रों का औसत भार 60 किलोग्राम है। 40 छात्रों का औसत भार 60 किलोग्राम है, तो हम पूरा भार निकाल लेते हैं। तो 6 चौको 24 आ गया 2400, यानी हर एक छात्र 60 किलोग्राम का है, तो टोटल भार आ गया हमारा 2400। अब कह रहा है कि 10 और छात्र इसमें आ जाते हैं, इसमें 10 और छात्र आ जाते हैं तो हो गए 50 छात्र। ठीक है, कह रहा है कि 50 छात्रों का औसत भार हो गया हमारा 64। तो 64 से गुणा कर देंगे तो सबका आ जाएगा। तो 0 5 को 0, 5 31 2 32। ठीक, अब आगे कह रहा है कि 5 नए, ये जो 10 छात्र शामिल हुए हैं, 10 छात्र जो शामिल हुए हैं, इसमें से 5 छात्रों का औसत भार जो है वो 72 है। तो हम लिखा लेते हैं 5 दूना 10, 5 7 35, 360। जो इसमें से 10 छात्र हैं, 10 छात्र में से 5 छात्रों का औसत भार 360 है। टोटल भार 360 आ गया हमारा। तो कह रहा है कि जो बचे हुए 5 हैं इनका औसत भार क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 40 का, ये 50 का, तो 10 लोगों का निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये इसमें से इसको घटा देंगे, 2400 इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0 0, ये आ गया 800 आ गया। ठीक, यानी ये 10 छात्रों का टोटल भार आ गया 800, जिसमें से 5 लोगों का औसत भार 360 है। तो 360 इसमें से माइनस करेंगे तो 5 का ही तो बचेगा। 360 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0, ये आएगा 4, ये आएगा 4। ठीक, अब हमारा 5 लोगों का टोटल भार आ गया 440। औसत भार पूछा है तो 440 को हम 5 से भाग दे देंगे तो 5 लोगों का औसत भार आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 88। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 5 लोगों का औसत भार हो गया 88। तो यही हमारा आंसर है। इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि अनुपात का है। कह रहा कि 3 संख्याएँ हैं। मान लेते हैं कि A B C 3 संख्याएँ हैं। ठीक, कह रहा कि यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2 और 7 है, यानी A और B का अनुपात 2 और 7 दे रखा है। ठीक, कह रहा है कि दूसरी और तीसरी का अनुपात, यानी B और C का अनुपात 5:8 है। तो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात हमें बताना है। इसको लगाने के तो कई तरीके हैं। आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। जब पहली और लास्ट वाला पूछे तो सीधे सीधे गुणा कर देंगे। 5 दूना 10, 8 7 56, 5 और 28 आ गया। इसके ये तरीके भी हैं। जब पहली और लास्ट वाला पूछे तो सीधा सीधा गुणा कर देंगे। लेकिन इसको करेंगे कैसे, जैसे A B C 3 संख्याएँ। ठीक है, तो A और B का अनुपात 2:7, तो इनके नीचे लिख देंगे 2:7। B और C का अनुपात 5:8, तो B के नीचे 5 और C के नीचे 7। ठीक, अब हम देख रहे हैं इसके आगे ये स्थान खाली है, तो वहाँ पे यही संख्या भर देंगे। अब देख रहे हैं इससे पहले ये वाली संख्या स्थान खाली है, तो यहाँ पे ये वाली संख्या भर देंगे। अब गुणा कर दीजिए, ये आ गया 10, ये आ गया 35, ये आ गया यहाँ पे 8 रहेगा, सॉरी ये 8 रहेगा, ये 8 रहेगा, ये 7 रहेगा। तो 8 7 आ गया 56। ठीक है, तो A B C का अनुपात आ गया। तो हमसे पहली और तीसरी का पूछा है, तो पहली 10 है, तीसरी 56 है, तो हमारा अनुपात आ जाएगा 5:8। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा कि एक रेलगाड़ी, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इससे पहले भी 2-3 बार पूछा जा चुका है यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट में। ये अगर आप लोग अच्छे से एनालिसिस करे होंगे पहले के, तो ये लग गया होगा। ये काफ़ी आसान है। कह रहा कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 50 किलोमीटर की प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। कह रहा कि ये एक रेलगाड़ी है। मान लेते हैं कि ये रेलगाड़ी है, ये जब चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा,
ये जब चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो बिना रुके चलती है, तो उसकी औसत गति 40 किलोमीटर है। मतलब जब बिना रुके चलती है तो वो 50 की स्पीड से चलती है औसत गति, और जब रुक के चलती है तो उसकी औसत धीमी हो जाती है, टोटल 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाती है। तो वही पूछ रहा है कि जब वो रुकती है तो हर घंटे कितना मिनट ही रुकती है। तो इसका एक ऑप्शन है, ये तो चाल है, ये हमारा चाल है, तो हम चाल का अनुपात यहाँ से निकाल सकते हैं 5:4। अब हमको पता है कि जो चाल होता है वो दूरी बटा समय होता है। अब हमसे समय के बारे में पूछा गया है, तो चाल का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी चाल यानी स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम। तो अगर हम चाल का यहाँ से समय का अनुपात निकालेंगे, चाल का अनुपात है तो समय का अनुपात निकालेंगे, सॉरी ये 4 रहेगा, तो ये हो जाएगा 4:5। अब हम देख रहे हैं कि जब ये पहले चलता था तो वो 4 घंटे लेता था, अब 5 घंटे ले रहा है। 5 घंटे 1 घंटे ज़्यादा ले रहा है, और ये 1 घंटे ज़्यादा क्यों ले रहा है? क्योंकि ये रुक रुक के चल रहा है, इसीलिए 1 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो हम 1 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 60, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अब हमें ज्ञात करना है कि वो हर घंटे कितना रुक रहा है, तो चला है 5 घंटे, तो 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 12, यानी वो हर घंटे 12 मिनट रुक के चल रहा है। वो हर घंटे 12 मिनट रुकता है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा टाइम ले लेता है। अब या तो इसका एक और तरीका है कि एक सूत्र इसको आप लिख सकते हैं, इसका एक और तरीका है, ये 50 है ये 40 है। इसका एक और तरीका है कि दोनों चालों का अंतर बटे में तेज चाल गुणे 60, ये सूत्र ही मान सकते हैं, जो मानना वो मान लीजिए, इस पे भी लग जाएगा। दोनों चालों का अंतर कितना है, तो 50 - 40 बटे में तेज चाल कितना है 50 गुणे में 60, बस निकल जाएगा। ये आ गया 10, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 12, यहाँ से आ गया 12 मिनट, यानी वो हर घंटे 12 मिनट रुकती है। तो ये हमारा आंसर है, इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी फेमस है, जब भी पूछता है तो इसी टाइप से पूछता है और इसी टाइप से लगता भी है। कह रहा कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी? स्वयं का 5 गुना, यानी स्वयं का 5 गुना 1 से 5 हो जाती है। कितने साल में? 3 साल में। 3 साल में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। 3 साल में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। तो अगर ये साधारण ब्याज होता तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई देखते कि ये 5 का कितना गुना है, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो हम इसमें आप पावर की घात देखेंगे। 5 के पावर कितना करेंगे? 5 आएगा। 5 के पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो ये 3 साल में 5 गुना हो जाती है, ठीक। अब कह रहा है कि वह कितने वर्षों में स्वयं की 125 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों में स्वयं की 125 गुना हो जाएगी? 125 गुना हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं ये 5 का कितना है, 5 की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं 5 की पावर कितनी बार घात गया है? 3 बार ना। तो 3 ईयर में 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 ईयर में 3 का गुणा करेंगे और 5 पे 3, तो ये 3 3 के 9 ईयर हो जाएगा और ये हो जाएगा 125। तो 9 साल में ये 125 गुना हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, 9 साल। बस हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कितने पावर हो रहा है, जितना पावर होगा उतना ही साल में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, 9 साल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि काफ़ी बेहद आसान है। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि क्या होता है? ये वृत्त है। परिधि का मतलब ये होता है ये चारों, ये बॉर्डर, वृत्त पूरा कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना में बना है, इसको परिधि बोलते हैं। ये इसकी त्रिज्या है, तो परिधि हो जाएगी 2πr, जो कि हमारा 88 दे रखा है। तो पाई बराबर होता है 22/7, ठीक है। तो 22 दूना 44, 44 ये कट जाएगा 2 बार, तो r बराबर आ गया 7 का गुणा उधर हो जाएगा 14। हमसे क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल हमको पता है, जो एरिया का फार्मूला होता है वो πr² होता है। तो पाई का मान 22/7 गुणे 14
गुणे 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44 गुणे 14, तो 14 चौक को 56, 14 चौक को 56, 5 61, 2 616, तो ये हमारा आंसर आ गया 616 मीटर स्क्वायर। तो इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था और ये बेहद आसान है, बस फार्मूले पे मैंने कहा था कि 2D और 3D में जो होता है एडवांस में कुछ नहीं पूछता, बस फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा है और कुछ नहीं करना, उसमें बहुत डीप नहीं जाना है। CGL नहीं है, SSC नहीं है कि बहुत डीप में पूछेगा, केवल फार्मूला पूछेगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 11 वाला ग्राफ वाला था जो कि मेरा गलत हो गया, उसे लास्ट में बता दूंगा। कह रहा कि यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाता है फिर उस योगफल को 3 से गुणा कर दिया जाता है तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा x है। अब कह रहा कि यदि संख्या में 1/2 तो x में 1/2 जोड़ेंगे, फिर इसमें 3 से गुणा करने के लिए कह रहा है। 3 से गुणा करने के बाद कह रहा है कि 21 उत्तर मिलता है। बस आंसर आ गया 3 7 21। अब इस 1/2 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो गया 7 माइनस 1/2। अब ये आ गया 6/2, सॉरी 7 दूना 14, 13/2, तो x बराबर आ गया हमारा 6.5। तो बस आंसर आ गया, वो संख्या हमारा 6.5 है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है जो कि सरलीकरण का है, तो मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए, तो सब लोग कर ही लेंगे। पहले कोष्टक को सॉल्व करना है, फिर भाग को, फिर ऐसे करके आ जाएगा। इसका 8 आंसर आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा कि यदि, जो कि साधारण ब्याज का है, जो कि बेहद आसान है। कह रहा कि यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ इसे लिख लीजिएगा। कह रहा कि यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, 30%, तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 30/100। 0 से 0 कट गया, आ गया 3/10, आगे 3/10। ठीक, कह रहा है कि मूलधन के 30% के बराबर है, तो मूलधन हमारा कितना है 10, और मूलधन का 30% कितना आएगा, 10 का 30% आएगा 3। तो ये साधारण ब्याज है जो कि 6 साल का साधारण ब्याज है, जो कि 6 साल का साधारण ब्याज है। तो 6 साल का साधारण ब्याज जो है वो 3 है। तो हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक साधारण ब्याज कितने साल का होगा, 3 साल का। तो 3 साल का साधारण ब्याज 3 दूना 6 2, तो 2 साल का साधारण ब्याज होगा हमारा 1। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी जो ये साधारण ब्याज है कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। मूलधन तो हमारा 10 है, तो कह रहा है कितने समय बाद ये 10 हो जाएगा। तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 से इधर भी गुणा करेंगे, यानी ये 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, यानी 20 साल में ये जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है 20 साल, इसमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, जो कि ग्राफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि यदि प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि क्या है जो कंपनी की इस अवधि के दौरान चुकानी पड़ती है। तो हमारा जो ब्याज, ऋण का ब्याज है वो 23.5, 30, 40, 35, 45 ये हमारा दे रखा है। बस इसे जोड़ के 5 से भाग देना है। तो 5 5 10 3 13 के 3, ये 0.5 रहेगा। 4 3 7, 7 3 10, 4 14, 15, सॉरी 4 3 7, 7 3 10, 4 14, तो 16, 16 1 17। अब इसे हमें 5 से भाग देना है, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। तो 5 3 15, 5 चौको 20, 5 7 35, 34.7 आ गया। तो ये हमारा आंसर है 34.7, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, उसके बाद सेम तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि ग्राफ का क्वेश्चन नंबर 16। ये भी आसान है, बस इसमें जोड़ के अनुपात निकालना है, इसमें कुछ नहीं करना यार, बस जोड़ के अनुपात निकालना है। कह रहा है कि 2014 और 17 में कुल निर्यात, तो कुल निर्यात 14 में 300 और 17 में हमारा है 420, 300 और 420, तो ये आ गया 720। अब आगे कह रहा है कि 2015 और 18 में कुल आयात, तो 15 में आयात हमारा हो गया 390, 15 में आयात हो गया हमारा 390, 18 में आयात हो गया हमारा 450। तो ये आ गया 0 9 5 14 की 4, 4 3 7 1 8। बस हमें अनुपात निकालना है, तो 0 से 0 कट गया। अब भाग देते हैं, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 18 चौक 72, तो 3 छक्का 18, 3 7 21, 7 6 अनुपात 7।
बस यही हमारा आंसर है। इसमें कुछ नहीं करना था, बेहद आसान था। ग्राफ पर आपके क्वेश्चन आसान होते हैं अगर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा कि यदि एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल, जितने भी एडवांस से क्वेश्चन आएंगे ज्यामिति से, मेंसुरेशन से, वो सारे फार्मूले पे रहेंगे। कह रहा है कि वर्ग का विकर्ण, हमको पता है कि वर्ग जो होता है इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसकी ये भुजा भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो अगर हम इसका विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर हो जाएगा हमारा, विकर्ण बराबर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर और ये स्क्वायर इधर चला गया तो ये हो जाएगा कड़ी में, तो ये आ जाएगा a√2। तो ये हमारा विकर्ण हो जाएगा a√2। इसी का मान हमें दे रखा है a√2, विकर्ण का मान हमें दे रखा है 10। तो हम यहाँ से a का मान निकालेंगे तो ये भुजा है, a का मान निकालेंगे, 2 को इधर ले जाएंगे तो ये बटे में चला आएगा, सॉरी बटे में चला आएगा, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो ये आ गया 2, ऊपर बच गया कड़ी में 2, तो 5 आ गया। a बराबर आ गया 5 कड़ी में 2। ठीक है, a बराबर आ गया हमारा 5 कड़ी में 2। तो अब हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, a का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो बस 5 कड़ी में 2 गुणे 5 कड़ी में 2, तो ये आ गया 25, और इस कड़ी का कड़ी में गुणा होगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो आ गया 50। तो ये हमारा आंसर है 50। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बेहद आसान है। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात 1/4, 1/5, 1/3, 1/4, 1/5, 1/3 दे रखा है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 800 है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन हटाएंगे। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उन्हीं से गुणा कर देंगे। तो एलसीएम आएगा 5 × 15, 5 को 60 आएगा। तो 60 से हम इसमें भी गुणा करेंगे, 60 से इसमें भी गुणा कर देंगे, 60 से इसमें भी गुणा कर देंगे, तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा। तो ये आ गया 15, ये आ गया 12, ये आ गया 20। तो ये तीनों संख्याएं हमारी आ गई। अब कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 800 है। तो सबसे छोटी 12 है और सबसे बड़ी 20 है, तो इनका अंतर देख रहे हैं 8 है। इसी 8 की वैल्यू हमें 800 दे रखा है। इससे कितना गुना ज़्यादा, इससे 100 गुना ज़्यादा। तो हमसे क्या पूछा है, तो तीनों संख्याओं का योगफल। तो तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आएगा 7, 2, 3, 4, 47 आ गया। तो 47, ये भी 47 ना होकर इससे 100 गुना ज़्यादा, 4700 होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर 4700। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 21, 28, 30, 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष 10 प्राप्त होता है, लेकिन संख्या 17 से विभाज्य है। कह रहा है कि 21, 28, 30, 35। कह रहा है वो संख्या हमें बतानी है, उस संख्या के अंकों का योग जिसे 21, 28, 30 और 35 से भाग करने पे 10 शेषफल प्राप्त होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 30 रहेगा, फिर 7 × 5 = 35, फिर 2, या 2 × 4 = 15, 7, 3, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 × 2, फिर 5 आ गया ना, 7, 5, 35, फिर 3 से देंगे भाग, 3 × 3, 3 × 3, 3, 5, 15, 5, फिर 5 से। तो हमारे यहाँ से एलसीएम आ गया 5 × 3 = 15, 15 × 30, 3 × 60, 7 × 442, 420। तो हमारा एलसीएम आ गया 420, 420 आ गया। कह रहा है कि एक ऐसी संख्या जिसे हम अगर इन चारों से भाग देते हैं तो 10 शेषफल प्राप्त होता है। तो 420 में 10 जोड़ देंगे तो ये हमारी संख्या आ जाएगी, वो हमारी संख्या आ जाएगी। लेकिन आगे कह रहा है कि ये जो संख्या है 420 + 10, ये 17 से भी भाग होना चाहिए, ये 17 से भी भाग होना चाहिए। ए शिट्ठी पक, ये 17 से भी भाग होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 420 × n + 10/17। तो अब n का हमें ऐसा मान निकालना होगा मल्टीप्लाई, जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 10 जोड़ें तो 17 से भाग होना चाहिए। तो हम 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी नंबर रख के देख सकते हैं। तो 1 रखेंगे तो वैसे भी नहीं आने वाला। अब 2 रख के देखते हैं, तो 2 रख के देखेंगे, इसके जगह 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 2 जुना 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 884 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 885। तो 885, 17, 85 पूरा कट रहा है। ठीक है, तो वो संख्या हो जाएगी 885,
जो कि 17 से भी कट जाएगी और इन दोनों से इन चारों से भी कटेगी तो 10 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि इनके नंबरों का योग पूछा है, तो 8 5 13 प्लस 0 13 आ गया, यानी इसका आंसर आ गया 13। तो यही सही आंसर है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 दर्शाया कर रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि इसके 25,500 रुपये के अंकित मूल्य पर 15% और 12% की 2 क्रमागत छूटें मिलती हैं। इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। मैंने ऐसे लगाया था, जैसे 15% कह रहा है, फिर 12% कह रहा है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 × 15/20। छूट की बात कर रहा है ना, तो यानी 20 पे 3 की छूट दे रहा है तो 17। अब इसको चेंज करेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। छूट की बात कर रहा है तो ये आ जाएगा 22/5 25। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे पहले 15% की छूट यानी 20 की वस्तु 17 रुपये में दी जाती है, 20 पे 3 की छूट यानी 17 में। फिर कह रहा है कि 12% की छूट यानी 25 की चीज़ 3 की छूट में यानी 22 रुपये में दी जाती है। 25 पे 3 की छूट दी जाती है तो वो 22 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, तो 20 × 25 आ गया और ये आ गया 22 × 17। ठीक है, तो इसी का वैल्यू हमें हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 25,500। 25,500 इसी की वैल्यू दे रखा है, तो इसको काट देंगे। 25 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 25 से कम 50, 25 × 50 1020। फिर 20 से काटेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2 51 गुना, यानी ये इससे 51 गुना ज़्यादा है। तो इसका मान हमसे पूछा है तो ये भी 51 गुना होगा। तो गुणा करके देख लेते हैं। तो गुणा करेंगे आप तो 19,074 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको ऐसे ही सॉल्व किया था। या तो एक और तरीका है, आप ये वाला चीज़ टोटल छूट निकाल सकते हैं, फिर उस पर आप रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 20 क्वेश्चन। और एक सवाल है जो कि मेरा गलत हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 11 जो कि ग्राफ का है। हालांकि मेरा आंसर आ गया था लेकिन 28.8 की जगह मैंने 26.8 कर दिया था। ये साफ नहीं दिख रहा था। इसमें पूछा है कि अनुभाग ए और अनुभाग एफ के अनुरूप त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण के बीच का अंतर ज्ञात करें। एफ हमारा दे रखा है 12 और ए हमारा दे रखा है 20। अभी साफ दिख रहा है 12% 20%। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्य गुणनफल निकालने के लिए हम देख रहे हैं इसका अंतर 8 है, अंतर 8 है और टोटल 8 है। 8 बट्टे में टोटल हमारा जो जोड़ दे रखा है सबको जोड़ेंगे जो सर्कल में 100 है और त्रिज्य के लिए 360 से गुणा कर देंगे त्रिकोण के लिए। तो 0 से 0 कट गया, 8 से 48 के 8, 8 से 24 4 28 बटे 10, तो ये आ गया 28.8। ये आंसर हमारा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20 क्वेश्चन। तो इसको बस ऐसे सॉल्व करना था। चढ़िया सही कर दे वाह। और ये हो गया हमारे 20 क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों को ये काम करना है कि प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मुझे कहाँ सुधार करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो भी क्वेश्चन ना आए उसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि ये आपको कैसा लगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कहाँ सुधार करनी है। ठीक है, तो अगर आप में से अभी भी कुछ लोगों ने मॉक नहीं मारा होगा तो मॉक लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय कदा।